हेलो मेरे जीनियस बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, आज की इस विज्ञान की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है जल स्रोत एवं महत्व, यानी कि वाटर रिसोर्सेज एंड इम्पोर्टेंस। तो बच्चों देखिए, इस अध्याय के बारे में आप लोग वैसे बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। आप सभी को पता है कि जल है तो जीवन है। ठीक है। तो जल हम मनुष्यों के जीवित रहने के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है। पर उसके कौन कौन से स्रोत होते हैं? तो सबसे पहला जो स्रोत है हमारे जल का, हमारे पृथ्वी पे, वो कौन सा है? बरसात है, बरसात का पानी। ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से विभिन्न स्रोत है जिसके जरिए हमें जल प्राप्त होता है? और जल हम सभी जीवित वस्तुओं के लिए इतना अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों है? ये सारी चीजें अभी हम आज इस अध्याय के अंतर्गत देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए आज के इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी साइंस एजुकेटर आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक नया चैप्टर। और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है जल स्रोत एवं महत्व, यानी कि वाटर रिसोर्सेज एंड इम्पोर्टेंस। तो बच्चों, ये तो आपको पता ही है कि वाटर की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कितनी ज्यादा है, लेकिन ये आपको जरूर नहीं पता होगा कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज है। और अगर पता भी होगा तो सारे के सारे सोर्सेज के बारे में नहीं पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को और जानते हैं हर एक सोर्स के बारे में और कुछ ऐसी बातें जो हमें ना पता हो, शायद इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में और हमें इस चैप्टर में जानने के लिए मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्राकृतिक संसाधन। सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के होते हैं। जंगल, वन्य जीव जंतु और अन्य जीव सजीव संसाधन है। जल, मिट्टी, खनिज व कोयला आदि निर्जीव संसाधन है। इनमें से कुछ संसाधन जैसे वन, वन्य जीवन, जल आदि नवीकरणीय संसाधन होते हैं, जबकि खनिज, जीवाश्म ईंधन आदि अनवीनीकरण संसाधन होते हैं। तो सबसे पहले तो पानी को यहाँ पर संसाधन कहा गया है। संसाधन का मतलब बच्चों क्या होता है कि जो भी आपका संसाधन है उसके पास कोई यूटिलिटी और वैल्यू है। और अगर आपको देखा जाए यहाँ पर, अगर हम पानी को देखें तो आपको पता है कि पानी की यूटिलिटी और उसकी वैल्यू हमारे जीवन में कितनी ज्यादा है। अगर पानी ना हो तो आपकी दिन की शुरुआत भी अच्छी तरीके से नहीं हो सकती। आप खाना किससे बनाएंगे, आप नहाएंगे किससे, आप ब्रश कैसे करेंगे। तो दिन की शुरुआत के साथ से लेकर दिन के अंत तक पानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से आपकी मदद करता है। फिर यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है जिसे हम कह रहे हैं नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन ये होता है कि ये जो चीजें हैं ये दोबारा से बनाई जा सकती हैं अगर आप इन्हें टाइम देंगे तो। लेकिन अगर आप इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं बनने के लिए, तो इनको भी देरी नहीं लगेगी अनवीकरणीय संसाधन बनने में। अब आगे चलते हैं, जल की उपलब्धता के बारे में बात करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। पोखरों, तालाबों, नदियों, झीलों और सागरों में जल पाया जाता है। ये भूमि के अंदर और हिमखंडों में बर्फ के रूप में भी मिलता है। जलवायु में भी जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर स्थित संपूर्ण जल का लगभग 97% भाग सागरों द्वारा पूर्ण होता है। समुद्रीय सागरों में पाए जाने वाला जल लवण युक्त होता है, जो कि मानवीय उपभोग के लिए उचित नहीं होता। पृथ्वी पर जल का शेष 3% भाग आर्कटिक सागर के हिमखंडों में बंद है और बर्फ की विशाल पट्टी अमेरिका महाद्वीप के एक बड़े भाग को आच्छादित करती है। यहाँ पर मिलने वाला जल शुद्ध और ताजा होता है। शेष ताजा और शुद्ध जल भूमि के अंदर और झीलों, तालाबों, धाराओं व नदियों में होता है। शुद्ध व ताजे जल में लवण नहीं पाया जाता। इसमें कुछ उपयोगी खनिज घुले होते हैं। शुद्ध और ताजा जल पीने योग्य होता है। सभी जीवों के लिए जल बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहली बात तो कि वाटर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस। और उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि पानी है तो हमारे बहुत बहुत सारा हमारे पास, देखिए कितना ज्यादा है। आप ये देखिए 3/4 भाग ढका हुआ है पानी से और 97% पानी हमारे पास है सागर में। लेकिन बच्चों, यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि जो 97% आपका पानी है उसमें जो 3% पानी है आपका, वो ही सिर्फ जो 3% भाग है वही सिर्फ पीने लायक है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी सारे पानी में लवण है, यानी कि वो सॉल्टी वाटर है। और सॉल्टी वाटर को हम अपने दैनिक जीवन के जो कार्य है उन्हें करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो पानी की यहाँ पर हमें थोड़ी सी खपत देखने को मिलती है, उसका रीजन ये है। उसके बाद हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि पानी किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि बर्फ के रूप में है, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि सॉल्टी वाटर भी है, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि अंडर वाटर भी है, झीलों में भी है, नदियों में भी है। तो ये सारी चीजें हमारे पानी की यहाँ पर हमें देखने को मिली है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जल का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक तो मुझे पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जल का महत्व आपके जीवन में क्या क्या है। सोच के देखिए, अगर जल नहीं होगा
तो पानी पिएँगे नहीं, और पानी पिएँगे नहीं ना, तो आपकी कोई भी बॉडी फंक्शन अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा आपको। जल जीवन के लिए आवश्यक है, इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। एक व्यक्ति बिना भोजन के कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन बिना जल के व्यक्ति ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता है। जंतु और मनुष्यों में कई प्रकार की जैविक क्रियाएँ, जैसे भोजन का पाचन, शरीर द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण, पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाना, शरीर के तापमान को संतुलित रखना आदि के लिए जल की उपस्थिति का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अधिक गर्मी के मौसम में हम अधिक जल पीते हैं, इससे हमारे शरीर का तापमान एक सीमा तक सामान्य रहता है। तो हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। अगर पानी नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है बच्चों, वो बढ़ जाएगा, और जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमारी स्किन जलने लगेगी। ठीक है? आगे चलते हैं। पौधे में, बीजों में अंकुरन और पौधे की वृद्धि के लिए जल, यानी कि देखिए, अगर आप पौधों में पानी नहीं डालेंगे तो उनकी भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो उनकी ग्रोथ के लिए भी हमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आगे चलते हैं। अर्धपारदर्शक और अपारदर्शक पदार्थ, यानी कि अब हम ये देखेंगे कि हमारे भोजन का बहुत सा भाग जल होता है। तालिका देखिए, जैसे कि आपके पास है, यहाँ पे शायद इन्होंने गलत कॉन्सेप्ट दे दिया है, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है? तो बोल दिया है मैंने, पर इसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ये वाला टॉपिक लाइट वाले उसमें था। पानी में इसका कोई टॉपिक का कोई लॉजिक नहीं है, तो आप ये देख लीजिएगा। हमारे भोजन का बहुत सा भाग जल होता है। तालिका देखिए, जैसे कि सूखा अनाज, अंडा, आलू, दूध, टमाटर, हरी सब्जी, खीरा, इनमें कुछ अमाउंट पानी है। अगर आप सूखे अनाज की बात करें तो 3 to 4% उसमें पानी है, अंडे की बात करें तो 73% उसमें पानी है, आलू की बात करें तो 78% पानी है। तो इस तरीके से भी हमारी बॉडी को पानी मिल रहा है, लेकिन पानी पीने से, जो पानी हम पी रहे हैं, उससे सबसे ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है हमारी बॉडी को पानी का। इससे अतिरिक्त जल खाना पकाने व धुलाई के लिए आवश्यक होता है। ये विद्युत उत्पादन के लिए भी आवश्यक है। जल की बड़ी मात्रा कृषि व उद्योगों में भी प्रयोग की जाती है। हर एक एक्टिविटी के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बहुत सारे केमिकल्स हैं, कपड़ा बनाना है, बिजली बनानी है, तो उसमें भी आपको क्या चाहिए? उसमें आपको पानी चाहिए। जल यातायात का माध्यम भी है। जल बहुत से पौधे व जंतुओं के लिए घर भी है। जल पृथ्वी की तरह गर्म व ठंडा नहीं होता। ये तापमान नियंत्रण में मदद करता है व जलीय पौधे व जंतुओं को गर्म या ठंडी अवस्था में जीने के योग्य बनाता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से जल के स्रोत हैं, सोर्सेस ऑफ वाटर। तो ताज़ा जल कहाँ से आता है? इसका उत्तर है जल चक्र से, यानी कि वाटर साइकिल से। जल चक्र में जल वायुमंडल, एटमॉस्फेयर तथा पृथ्वी की सतह के बीच निरंतर घूमता रहता है। प्रतिदिन पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जल को सूर्य की ऊष्मा गैस में बदल देती है। यानी कि जो पानी है, उसमें क्या हो रहा है कि जो सूर्य की ऊष्मा उसमें पड़ रही है, तो उसे वो वाष्प में बदल दे रही है, और उसके बाद ये क्रिया वाष्प, यानी कि इवेपोरेशन कहलाती है, कि पानी को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना। वाष्प में कन्वर्ट करना क्या है? इवेपोरेशन। महासागरों में बहुत अधिक मात्रा में जल वाष्पित होता है। जल भूमि पर स्थित लवणहीन जल के स्रोतों से भी वाष्पित होता है, यानी कि जो सॉल्टी वाटर है वो भी वाष्पित हो रहा है। वायु में जल उपस्थित वायु में जल वाष्पित होकर एक अदृश्य गैस जल वाष्प के रूप में पहुंचता है। वायु में सदैव कुछ जल वाष्प उपस्थित रहती है, यहाँ तक कि शुष्क रेगिस्तान में भी वायु में जल वाष्प की केवल एक निश्चित मात्रा ही रह सकती है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक जल वाष्प को रोके रख सकती है। यानी कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो आपकी गर्म वायु है, ये ठंडी वायु की अपेक्षा में जो आपका इवेपोरेटेड जो गैस फॉर्म आपकी बन गई, उसे ज़्यादा ये रख सकती है। ठंडी वायु संपूर्ण जल वाष्प को अधिक समय तक नहीं रोक पाती है, अतः इसमें से कुछ जल वाष्प पुनः द्रव में बदल जाता है, और इससे क्या होता है कि कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, कि आपका जो जल वाष्प था वो फर्दर किसमें बदल गया? ये द्रव में बदल गया, लिक्विड में बदल गया। इसके बाद बादल बनते हैं, और ये बादल जल की असंख्य बूंदों से बने होते हैं। अंततः यह जल पृथ्वी पर वर्षा, बर्फ, ओले, हेलस्टोन्स के रूप में गिर जाता है। यह प्रक्रिया वर्षण, प्रेसिपिटेशन कहलाती है। नीचे गिरने वाला जल लवणहीन जल होता है, क्योंकि जब जल वाष्पित होता है तो उसमें घुले हुए ठोस नीचे रह जाते हैं। ये चक्र दोबारा फिर से प्रारंभ हो जाता है। यानी कि आपने सबसे पहली बात क्या देखी कि आपकी पृथ्वी पर पानी है, सूर्य की ऊष्मा उसके ऊपर पड़ रही है, तो ये पानी किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब ये वाष्प में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। अब ये जो है कि यहाँ पर हमारी जो पृथ्वी है उसमें ठंडी और गर्म वायु दोनों ही अवेलेबल है। तो गर्म वायु तो बहुत देर तक उसको रोकेगी, लेकिन जो ठंडी वायु वो नहीं रोक पाएगी। तो ये क्या कर देगी कि ये इसे फर्दर किसमें बदल देगी? द्रव में बदल देगी, और जैसे ही इसे द्रव में बदलेगी तो यहाँ पर होगी आपकी कंडेंसेशन प्रोसेस, और उसके बाद आपका बन जाएगा यहाँ पर बादल। अब जो ये आपके बादल बने हुए हैं, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बूंदे हैं। किसकी बूंदे? पानी की बूंदे। अब जो ये तब तक इसे झेलेंगे जब तक इनके पास एक ऑप्टिमम अमाउंट होगा। जैसे ही इनका वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो बूंदे हैं ये पानी, यानी कि वर्षा के रूप में, हेल स्टोन्स के रूप में
टेम्परेचर के हिसाब से आकर दोबारा से गिर जाएंगी। अब यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो पानी नीचे गिर रहा है, क्योंकि हमने सागर से भी तो वाष्प किया था, तो ये सॉल्टी वाटर नहीं होगा, क्योंकि ठोस पदार्थ तो नीचे रह गया और भाप यानी कि हल्का पदार्थ पानी वो ऊपर आ गया। तो इस तरीके से आपकी वाटर साइकिल रिपीट होती रहती है और पानी का अमाउंट आपके पास आता रहता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ वाटर कि हमारे पास कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ वाटर है। सबसे पहले वर्षा का जल, रेन वाटर, तो ये तो आपने देख लिया कि जो पानी हमें वर्षा से मिल रहा है वो हमारा क्या है, ये वर्षा का जल है। बहुत से लोग वर्षा के जल को संरक्षित करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ताकि वो बुरे वक्त में जब उनके पास पानी ना हो तो उसे यूज कर सके। जब वर्षा होती है तो वायु में स्थित जल वाष्प संग्रहित हो जाती है। इस प्रकार वर्षा का जल आसुत जल की तरह होता है। ये जल घुलनशील ठोस अशुद्धियों से मुक्त होता है। कभी कभी इसमें धूल के कण भी मिल जाते हैं। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस भी इसमें मिल जाती है। कुछ स्थानों पर जहाँ वायु दूषित होती है, इसमें हानिकारक अम्ल भी मिल जाते हैं। तो देखिए, जहाँ पर वायु दूषित होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर ये रेन भी दूषित हो जाएगी और इसे फिर हम क्या कहेंगे, एसिड रेन, अम्ल वर्षा। फिर हम देखते हैं भूमिगत जल, यानी कि आपका ग्राउंड वाटर हम कह लेते हैं कि जो पानी हमारे जमीन के अंदर है उसे हम क्या कहेंगे, भूमिगत जल। जब वर्षा होती है तो इसमें से कुछ जल का वातावरण में दोबारा वाष्पन हो जाता है। वर्षा का कुछ जल पृथ्वी की सतह पर बहता हुआ नदियों में आदि में मिल जाता है। वर्षा का कुछ जल भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। तो जो भूमि द्वारा सोखा गया जल है वो क्या बन जाएगा, वो भूमिगत जल बन जाएगा, जो कि भूमि के अंदर समा जाता है। ये जल भूमिगत जल कहलाता है। भूमिगत जल का ऊपरी स्तर भूम स्तर, वाटर टेबल कहलाता है। भूमिगत जल अच्छी द्रुपन चट्टानों के साथ बहता हुआ कुछ स्थानों से प्राकृतिक झरनों के रूप में बाहर आता है। फिर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब भूमिगत जल मृदा से होकर गुजरता है तो ये चट्टानों और रेत की कई परतों से होता हुआ गुजरता है। इसमें कीटाणु भी होते हैं, छन जाता है। इस प्रकार इसमें मिली काफी अशुद्धियां मुक्त हो जाती हैं। इसमें मृदा से घुलनशील लवण भी होते हैं। भूमजल को गहरी खुदाई कर या नलकूप यानी कि हैंडपंप वगैरह द्वारा, कुआं द्वारा, उनके हेल्प से हम बाहर निकाल सकते हैं। फिर आता है आपका सरफेस वाटर यानी कि पृष्ठीय जल। वर्षा का जल जो पृथ्वी की सतह पर बहता है, जैसे नदियां, झीलों का जल आदि पृष्ठीय जल कहलाता है। पर्वतों पर पाई जाने वाली जो ये है, यहाँ पर बर्फ होगी, ये बर्फ पिघलेगी और धीरे धीरे आपके नीचे नदी, झील इन सब में कन्वर्ट हो जाएगी। तो शहरों के नालों का गंदा जल और उद्योगों से निकलने वाला हानिकारक पदार्थ भी सामान्यतः नदियों में फेंक दिए जाते हैं। ये प्रदूषक इस जल को पीने योग्य नहीं रहने देते। शहरों और कस्बों में लोगों के लिए पीने का जल की आपूर्ति नदियों द्वारा की जाती है। इस जल को पीने योग्य बनाने के लिए पहले शुद्ध किया जाता है। तो बहुत सारी केमिकल्स प्रोसेस की जाती हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उसके बाद जब ये सारी की सारी केमिकल प्रोसेस हो जाएंगी तो इस वाटर को शुद्ध बनाया जाता है। एक प्रोसेस अगर आप देखें, जिन जिन के घर में आरओ है तो आप वहां पर रिवर्स ऑस्मोसिस की हेल्प से पानी को क्या करने, शुद्ध करने की प्रक्रिया को कंप्लीट कर रहे हैं। सी वाटर यानी कि जो समुद्री जल है उसे हम सी वाटर कहते हैं। और जब ये नदियां मिल जाती हैं, आकर समुद्रों में गिरती हैं, ये समुद्र में घुलनशील लवण मिला देती है। अतः समुद्री जल में बड़ी मात्रा में घुलनशील लवण होते हैं। इसी कारण समुद्री जल पीने, सिंचाई या उद्योग करने के लिए योग्य नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है। उसके बाद होता है आपका ठहरा हुआ जल यानी कि स्टैंडिंग वाटर, की एक जगह पे वाटर ठहर गया है, जैसे कि श्रीनगर के डाल लेक में लवणहीन जल का प्राकृतिक स्रोत है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रोजन वाटर की, यानी कि जमा हुआ जल, यानी कि आइस वगैरह। महासागरों के अतिरिक्त पृथ्वी पर जल का एक बड़ा स्रोत उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर उपस्थित बर्फ की चादरें हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले संपूर्ण जल का 2% भाग बर्फ की चादरों के रूप में जमा हुआ है। ध्रुवीय क्षेत्रों पर उपस्थित बर्फ की मोटी चादरें महाद्वीपीय हिमखंड यानी कि कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स कहलाती है। यानी कि वो बर्फ जमी हुई है, अगर वो पिघलेगी तो वो भी किसका रूप लेगी, पानी का रूप लेगी, जल का रूप लेगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि घरेलू आवश्यकताओं के लिए जल की आपूर्ति, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक नीड्स। अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास इतनी सारी आवश्यकताएं अपने घर की, नहाना, ब्रश करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर को साफ करना, हर एक चीज के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पानी की आवश्यकता होती है। तालाब से यह जल निस्संपन्न संयंत्र, फिल्ट्रेशन प्लांट में पहुंचता है, जहां रेत तथा, अब यहाँ पर आपके घर तक ये पानी आ कैसे रहा है, ये आपके घर पर वाटर पाइप के थ्रू आ रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इस वाटर को हमें फिल्ट्रेट करना पड़ेगा, साफ पानी आपके घर तक पहुंचाने के लिए, जहाँ रेत तथा कंकड़ के स्तर धूल तथा जीवाणुओं को हटा देते हैं। अंत में जल क्लोरिनेशन संयंत्र, यानी कि क्लोरीन आपका क्या करता है कि जितने भी केमिकल्स होते हैं, मतलब जम्स वगैरह, उन्हें पकड़, मतलब खींच लेगा सबको और मार देगा उन्हें, ठीक है। तो जहाँ क्लोरीन गैस शेष बचे जीवाणुओं को मार देती है, अब यह जल पीने योग्य हो जाता है तथा पाइपों द्वारा प्रयोग के लिए आगे भेज दिया जाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं है। जल की कमी को देखते हुए वैज्ञानिकों ने समुद्र को अलवणीय जल के विशाल स्रोतों के रूप में देखना शुरू कर दिया। समुद्री जल लवण युक्त होने के कारण पीने योग्य नहीं है।
विलवलीकरण यानी कि डेसिलेशन की एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि कठिन नहीं है परंतु ये बहुत महंगा है। पहले विलवलीकरण संयंत्र सन 1949 में कुवैत में बनाया गया था। विलायक के रूप में कई प्रकार के पदार्थ जल में आसानी से घुल जाते हैं, इसलिए इस संपूर्ण विलायक कहते हैं। विलायक में घुलनशील पदार्थ को विल्य सल्यूट कहते हैं। यानी कि आप ये देखेंगे कि जो आपका वाटर है विलायक यानी कि सॉल्यूशन है, उसमें बहुत सारी चीजें बहुत आराम से घुल जाती है। तो जो चीजें घुल रही हैं उन्हें हम सॉल्यूट कहेंगे और जिसमें घुल रही है उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। जब एक विलय किसी विलायक में घुल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो वाटर है वो क्या है, वो सॉल्वेंट है, उसके अंदर जो चीजें मिल रही है वो क्या है, सॉल्यूट है। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो विलय और विलायक मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, ये आपके बन जाएंगे सॉल्यूशन। लकड़ी और बालू जैसे कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, नमक और शक्कर जैसे कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं। जल में घुलनशील पदार्थ विलय तथा अघुलनशील पदार्थ अविलय कहलाते हैं। यानी कि जो घुल जाएंगे वो सॉल्युबल और जो नहीं घुलेंगे वो इनसॉल्युबल। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया जल में घुलनशील द्रव लिक्विड को मिश्रण मिसिबल तथा अघुलनशील द्रव को इमिसिबल कहते हैं। अल्कोहल, स्पिरिट, एसीटोन आदि मिश्रणीय द्रव तथा पेट्रोल व मिट्टी का तेल जल में नहीं मिलता है। किसी भी प्रकार का तेल आपका जल में नहीं मिलेगा, वो उसके ऊपर तैरता रहेगा। आगे चलते हैं। इसी प्रकार ताप के साथ जल में शक्कर की विलयकता यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप देखेंगे, अगर आप टेम्परेचर पर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर पानी के अंदर चीनी मिलाना चाह रहे हैं तो वो मिलती जाएगी और वो किसका रूप ले लेगी, चाशनी का रूप ले लेगी। जल में अधिकतर अन्य पदार्थों को विलायकता भी ताप के साथ बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो और चीनी मिलने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। उसके कंपैरिजन में जब आप ठंडे पानी में चीनी को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक निश्चित तापमान पर एक विलायक में विलय की विलायकता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि किसी ताप पर 100 मिली जल में घुलने वाले विलय की मात्रा को विलायकता कहते हैं। यानी कि एक सैचुरेशन पॉइंट है कि इससे ज्यादा उसमें नहीं मिल सकता। एक अमाउंट तो आएगा ना कि अब और ज्यादा इसमें घुलनशील चीजें नहीं आ सकती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जब जल में सिरका, नींबू का रस और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कुछ गैसों को भी घोला जा सकता है। पेय पदार्थों में स्वाद देने के लिए गैसें घोली जाती है। जो जितने आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं इसमें क्या है, इसमें गैसें तो मिलाई गई हैं आपको स्वाद देने के लिए। जल में गैसों की विलायकता तापमान के बढ़ने पर घटती है। इस प्रकार जल को गर्म करने पर उसमें घुली गैसें निकल जाती है। अगर आपने जनरली देखा होगा कि अगर आपने अपनी कोक की बोतल खोल दी है, ठीक है, तो उसके अंदर से गैस निकल जाती है और उसका टेस्ट जो है वो बदल जाता है। जब आप जल को किसी बर्तन में गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा कि जल के उबलने से पहले जल की सतह पर उसमें घुले वायु के बुलबुले दिखाई देते हैं। ये जल में घुली हुई वायु के बुलबुले होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ वाटर शॉर्टेज कि अगर पानी कम हो जाएगा तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। पौधे और जीव जंतु जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। अगर पौधे नहीं होंगे तो हम भी नहीं रह सकते, क्योंकि हमें जितना भी खाना मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, पेड़ पौधों से मिल रहा है, तो इनडायरेक्टली हमारे पास खाना नहीं होगा। भूम जल नवीनीकरण संसाधन जिसका वर्षा द्वारा नवीकरण होता है, जो मृदा द्वारा सोख लिया जाता है। भूम जल के स्तर को भूम जल स्तर कहते हैं। भूमि से जल प्राप्त करने के लिए नलकूपों को भूम जल स्तर के नीचे तक खोदकर लगाया जाता है जिससे हमें पानी मिल जाए। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि दिल्ली जैसे कुछ शहरों में भूम जल स्तर गिर गया है, तथा कुएं व नलकूपों को जल प्राप्त करने के लिए अधिक गहराई तक खोदना पड़ रहा है। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो वर्षा कम हो रही है तो भूम जल अपना भर नहीं रहा है, क्योंकि पानी जब वर्षा होगी तभी तो भूमि उसे सोखेगी और उसके अमाउंट को बढ़ाएगी। और दूसरा कारण क्या हो सकता है कि बहुत एक्सेस अमाउंट में भूम जल को यूज कर लिया गया है। वर्षा द्वारा जल संपूर्णित होने की तुलना में भूम जल का प्रयोग अधिक तेजी से हो रहा है। हम पेड़ों को काटते हैं, वे जानवरों द्वारा अतिचारण से वनस्पति नष्ट होते हैं। वनस्पति वर्षा के जल के बहाव को भूमि पर धीरे करती है और मृदा द्वारा जल के अवशोषण को बढ़ाती है। पेड़ों के कटने व अत्यधिक चराई से वनस्पति के नष्ट होने से प्राकृतिक प्रक्रिया में बाधा आती है, जिससे भूम जल का नवीनीकरण होता है। इमारतों में सड़कों का बनना भी मृदा द्वारा जल का अवशोषण को कम करना हो सकता है। अब जितनी भी मेट्रोज बन रही है वो कहाँ बन रही है, अंडरग्राउंड बन रही है, तो उससे भी क्या होगा कि एक रीजन ये हो सकता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जल संरक्षण की किस तरीके से हम पानी को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जल का उचित ढंग से प्रयोग करें। जितना इस्तेमाल करने की जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करें, उससे ज्यादा इस्तेमाल ना करें। सिंचाई के लिए वो तरीके अपनाएं जिनसे पानी की बचत हो सकती है, जैसे कि स्प्रिंकल मेथड हो गया, आपका ड्रिप सिस्टम मेथड हो गया। इन्हें आप यूज करेंगे तो आपका पानी का बचाव हो सकता है। फिर जो वर्षा का जल हो रहा है उसे संरक्षित करने के लिए कार्य करें, हार्वेस्टिंग करें, वाटर हार्वेस्टिंग करें। उद्योगों में एक बार प्रयोग में आने वाले जल को अन्य कामों के लिए बार बार प्रयोग करें। अपने घर में भी ऐसा करें कि जिन पानी से आप सब्जियां वगैरह धो रहे हैं
उन्हें प्लांट वाटरिंग के लिए यूज करें। उसके बाद जैविक खाद और कीटनाशक पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करें। मृदा संरक्षण के विभिन्न उपाय जैसे पेड़ लगाना भी भूमि जल की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है। इन दिनों सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल संरक्षण के तरीके भूमि जल को संरक्षित करने की बहुत महत्वपूर्ण विधि है। यह वर्षा जल को इमारत की छत से भूमि इस तरीके का ये है आपका कि यहाँ पर आपकी पहली बात तो छत साफ होनी चाहिए क्योंकि वो पानी आपका कलेक्ट होगा। यहाँ पर ये एक होल होगा जो कि पाइप से कनेक्ट होगा और यहाँ पर ये भूमि जल के अंदर आ जाएगा एज अ भूमि जल। ठीक है, भूमि के अंदर आ जाएगा। तो जितना वर्षा का पानी यहाँ पर आएगा इस पाइप के थ्रू ये यहाँ पर आ पाएगा और इसे आप फर्दर यूज कर पाएंगे। ठीक है, ये भूमि जल की मात्रा को बढ़ा देता है। ये तरीका जहां भी अपनाया गया है सफल रहा है, वह परिणाम स्वरूप भूमि जल का स्तर बढ़ गया है। और इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। सो आई होप सो कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों अब मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से हमारी अन्य विज्ञान की कक्षा में एक अन्य अध्याय के साथ।